घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 हुए, रमेश ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर विजय ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में सिर फुटौल शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरे नयनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ा बातें कर ले, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। पर चांद भी मनुष्य की निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, रमेश ने कहा। उधर विजय माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ, बिस्तर पर पिताजी का है, विजय ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, रमेश की बन्नों ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे विजय के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, विजय ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं रमेश ने उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई ही न दे दी हो सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर रमेश और विजय की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापे में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ खोट रह गया। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, अब पहले प्यास इनकी बुझाई। ये जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले रमेश और विजय को खिलाते थे, यदि बच गया तो हम खाते थे। माँ वैष्णो हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। आज भी याद है कि जब कभी भी रमेश और विजय को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल में लिपट जाया करते थे। पहले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी और उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मना ही लेती थी। यदि कभी मैं रमेश और विजय से रूठ जाती तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनकी पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना इनकी भी पहली प्राथमिकता थी। भले ही इसके लिए उनको अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी रमेश और विजय के लिए क्या कुछ नहीं किया। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैर खड़े होने तक आदि मैं और स्वामी जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेक के होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रत्न दिए, रमेश और विजय। सवा महीने बाद पुनः मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो के दरबार में गए, दर्शन किए, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुँच ही जाते थे। रमेश और विजय भी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य काम था। पूरे कॉलोनी में रमेश और विजय की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, नासमझ हैं, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएगा, पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी से करते गए, न हमसे कोई राय बात, न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस कर रह जाती थी, पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख कौशल्या, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल न करो, इसी में भलाई है, नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दें, कुछ गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए हैं, यूँ समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी रमेश और विजय मेरी औलाद हैं, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने रमेश और विजय को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है
कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहें, नहीं तो अपने मायके चले जाएं। रमेश और विजय को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से रमेश और विजय की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती और न ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे रमेश और विजय में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। कौशल्या और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खींच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। भोर हुई, विजय तब नित्य निक्रिया से खाली हुआ। तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था, वह पानी लाया। माँ उठो पानी पी लो, विजय ने कहा, किंतु माँ तो चिर निद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को पता चली तो वो उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ कौशल्या। तभी तपाक से गिर पड़े, ऐसे गिरे कि दोबारा न उठ पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।